देवकी और अनिरुद्ध की नई नई शादी हुई थी। गर्मी का मौसम था, इसलिए अनिरुद्ध अपनी पत्नी देवकी के साथ छत पर लेटा हुआ था। देवकी, मैंने तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अरे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या बताऊं देवकी, शादी के दूसरे दिन ही हमारे परिवार से हमारी छत छीन ली गई। हमारे घर पर बुलडोजर चला दिया गया, इसलिए मुझे पूरे परिवार के साथ तुम्हारे घर रहना पड़ा। सदियों से पत्नी अपने ससुराल में रहती चली आ रही है। पहली बार पति अपने ससुराल में रहने आए तो उसमें क्या बुराई है? मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। देवकी अपने पति के मुंह से ये बात सुनकर थोड़ी सी हैरान हो जाती है और उससे पूछती है, हमारा घर बुलडोजर से गिरा दिया गया और आप बोल रहे हैं कि मैं बहुत किस्मत वाला हूँ? अरे पागल, मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली है इसलिए मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। तुम्हारी जगह कोई और पत्नी होती तो शादी वाले दिन ही मुझे छोड़कर चली गई होती। दोनों पति पत्नी आपस में एक दूसरे को गले मिलते हैं, लेकिन तभी पड़ोस वाली छत पर कोई आदमी खांसने लगता है। दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। माफ करना देवकी, हमारी नई नई शादी हुई है और हम लोग अपनी सुहागरात भी नहीं मना पाए। यहाँ छत पर आसपास के लोग देख रहे हैं, इसलिए हम दोनों को दूर दूर सोना पड़ेगा, वरना समाज हम लोगों को बहुत बुरा भला कहेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरह भीषण गर्मी में अनिरुद्ध अपनी पत्नी के साथ छत पर ही दूर दूर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ नीचे उनका घर था, जिसमें सिर्फ एक ही कमरा था। कमरे में देवकी के माँ बाप, सास ससुर और उसकी ननद सो रहे थे। अचानक देवकी के माता पिता की नींद खुल जाती है। अपने ही घर में मेहमानों की तरह रहना पड़ रहा है। हमारा घर एक कमरे का था, लेकिन हम लोग सुकून से सोते तो थे। इससे अच्छा तो देवकी की शादी ही ना करते। पूरा खानदान आकर हमारे घर में टिक गया है, पता नहीं कब जाएंगे यहाँ से। अरे देवकी की माँ, एक माँ होकर तुम ऐसी बातें कर रही हो। अब अनिरुद्ध और देवकी का परिवार हमारा भी परिवार है। हमारे परिवार में जो भी समस्याएं आएंगी, मिलकर हमें उसका सामना करना पड़ेगा। और हाँ, धीरे धीरे बोलो, वरना देवकी के माँ बाप सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे। सो जाओ चुपचाप। उन दोनों की ये सब बातें देवकी के सास ससुर सुन लेते हैं और बिना कुछ बोले फिर से सो जाते हैं। तभी अचानक देवकी की ननद की आंख खुल जाती है और उसे प्यास लगती है। वो भागकर पानी पीने के लिए मटके में रखे पानी के पास जाती है। मटका खोलती है, लेकिन उसमें पानी गर्म था। लगता है इनके घर का घड़ा भी सदियों पुराना है, इसमें पानी इतना गर्म हो रहा है मानो किसी गैस के ऊपर रखा हो। कोई बात नहीं, यही पानी पीकर सो जाती हूँ, वरना सुबह तक मेरी लाश मिलेगी। देवकी पानी पीकर सो जाती है। इस तरह से रात भर किसी की भी नींद पूरी नहीं हो पाती। गर्मी अलग से इतनी भयंकर हो रही थी। सुबह होती है और देवकी सबके लिए चाय बनाती है। भाभी, आपके घर में चीनी कम है क्या? नहीं तो क्या हुआ, तुम्हें चीनी कम लग रही है क्या? नहीं भाभी, चीनी तो बहुत ज्यादा पड़ी हुई है। मेरा दिमाग खराब हो चुका है, इसी वजह से शायद मुझे चीनी कम लग रही है। आपको क्या लगता है मैं फालतू में इल्जाम लगा रही हूँ आपके ऊपर? चीनी कम है इसीलिए तो बोल रही हूँ। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अपनी नई नवेली भाभी से इस तरह से बातें करते हैं क्या? अगर चाय तुम्हें कम मीठी लग रही है तो बता दो, वो चीनी डाल देगी। अरे पिताजी, उसे मत डांटिए, वो तो हमारी प्यारी सी ननद है। वो क्या है ना, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है कि लोगों का दिमाग भी गर्म होता जा रहा है, इसलिए गुस्से में निकल गया होगा। क्या गुस्से में निकल गया होगा? देवकी, तू ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर। अभी दूध के दांत गिरे नहीं होंगे और दिमाग अभी से गर्म होने लगा। एक तो यहाँ रहने के लिए ठिकाना दिया, ऊपर से हमें ही सुना रही है। अरे देवकी की माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी भी खोपड़ी गर्म हो गई है क्या? चाहे जैसी भी हालत हो, हम सबको मिलकर इस समस्या का समाधान करना होगा। गर्मी के इस मौसम में एक ही कमरे में दिन बीत रहे थे। घर में अक्सर कहासुनी हुआ करती थी। देवकी की माँ और ननद हमेशा गुस्से में ही रहते थे। अनिरुद्ध हर दिन काम ढूंढने जाता, पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। लेकिन उसकी मेहनत सफल हुई और सरपंच के खेतों में उसे काम मिल गया। आपको काम तो मिल गया, अब हमें रहने का इंतजाम करना होगा। एक ही कमरे में कब तक रहेंगे हम? रोज की लड़ाई झगड़े कब तक झेलेंगे हम? ये सब कुछ चल रहा था। फिर एक दिन सुबह सुबह जब देवकी घर के बाहर झाड़ू लगाने निकली, तब उसने देखा कि उसके सास ससुर बाहर मिट्टी का चूल्हा बनाकर चाय बेच रहे हैं। बाहर भीड़ भी काफी लगी हुई थी। अरे माँ जी, पिताजी, ये सब आप लोग क्या कर रहे हैं? बेटी, आखिर कब तक हम तुम्हारे परिवार पर बोझ बने रहेंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इतने में वहां पर देवकी की माँ भी आ जाती है। बस यही देखना बाकी रह गया था। ये लोग चाय बेचकर हमारी कोई मदद नहीं करना चाहते, बल्कि गांव वालों के सामने हमारी बेइज्जती करना चाहते हैं। अब गांव वाले कहेंगे कि देखो कैसे रिश्तेदार हैं, अपने रिश्तेदारों से ही काम करा रहे हैं।
ऐसी बात नहीं है बहन जी, आखिर कब तक हम आप लोगों पर बोझ बने रहेंगे। अगर इतना ही ख्याल है तो कहीं बाहर जाकर मजदूरी करो, यहाँ हमारे घर के बाहर क्यों तमाशा बना रखा है। इतने में वहां पर देवकी के पिता आ जाते हैं और देवकी की माँ को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। तुम इतनी मतलबी हो सकती हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। बहुत हो गई प्यार से बात, चुपचाप अंदर जाकर बैठ, वरना निकल जा मेरे घर से। इतने में वहां पर अनिरुद्ध आ जाता है और अपने ससुर को रोकता है। अरे पिताजी, ये क्या कर रहे हैं आप? सासू माँ को आप ऐसे नहीं बोल सकते। दामाद जी, आप नहीं जानते अभी क्या हुआ था यहाँ पर। मैंने सब कुछ सुन लिया और देख लिया है। देवकी की माँ मुंह बनाकर गुस्से में घर के अंदर चली जाती है। माँ, पिताजी, आप लोगों ने ये चाय बनाने का आइडिया अच्छा सोचा। ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। अगर हम सब मिलकर इस काम को आगे बढ़ाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। फिर तो इस काम में मैं भी साथ दूंगा, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त बेटा? शर्त यह है कि बाहर ग्राहकों को मैं संभालूंगा, आप लोग अंदर काम करेंगे। अंदर क्या करेंगे हम? अरे अंदर आप लोग समोसा और पकौड़ी बनाना, बाहर मैं बेचूंगा। मैंने सरपंच के खेतों में काम करके कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं, जिससे समोसे, चाय और पकौड़ी बनाने का सामान मैं ले आऊंगा। और मैं सुबह सुबह जंगल से लकड़ियां ढूंढ कर लाऊंगी। चूल्हे की चाय भी पसंद आएगी लोगों को। तो फिर ठीक है, देर किस बात की, अभी से शुरू करते हैं। देवकी उसी वक्त जंगल चली जाती है लकड़ी लेने, लेकिन वहाँ पर वो देखती है कि उसकी माँ वहाँ पहले से ही मौजूद है और उसने ढेर सारी लकड़ियाँ पहले ही इकट्ठा कर रखी हैं। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे माफ कर दे बेटा, मैं भूल गई थी कि हमारा परिवार या देश कितना भी कमजोर क्यों ना हो जाए, अगर सब साथ साथ मिलकर काम करेंगे तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपस में लड़ने से विनाश के अलावा कुछ नहीं होगा। देवकी अपनी माँ की बातें सुनकर खुश हो जाती है और ढेर सारी लकड़ियां लेकर घर आ जाती है। अब देवकी का पूरा परिवार मिलकर चाय, समोसे और पकौड़ी अपने घर के बाहर ही बेचने लगता है। उनका काम बहुत अच्छा चलने लगता है। कुछ महीनों बाद देवकी के पिता अपने खेत की थोड़ी सी जगह में एक ढाबा खोल लेते हैं और 60 रुपए में भर पेट खाना खिलाते हैं लोगों को। देवकी, अब तो हमारा काम खूब चलने लगा। घर के बाहर वाली चाय की टपरी बंद कर दे क्या? नहीं, अगर वो टपरी ना होती तो हम आज यहाँ ना होते। अगले दिन वहाँ पुलिस आती है और वो चाय की टपरी गिरा देती है, क्योंकि घर के बाहर की जमीन सरकारी थी। ये तो अच्छा हुआ कि उन लोगों ने अपने खेत में छोटा सा ढाबा खोल लिया था, वरना इस बार तो सिवाय आत्महत्या के कोई चारा नहीं होता देवकी के परिवार के पास। देवकी, अगर परिवार का एक साथ मिल जाए तो कोई भी समस्या यूं चुटकी में हल हो सकती है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन एक बात अभी खटक रही है। कौन सी बात देवकी? यही कि जो जगह किसी की नहीं होती वो सरकार की हो जाती है। अगर उस जगह पर किसी गरीब ने सब्जी का ठेला, चाय की टपरी जैसा धंधा डाल लिया तो सरकार उसे गिरा देती है। ऐसे लाखों गरीब आज भी हैं जिनके सब्जी के ठेले गिराए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह देवकी का लड़ता झगड़ता परिवार जब एक हो गया तब सब कुछ ठीक हो गया। ठीक इसी तरह पूरा देश अगर लड़ना बंद कर दे तो आपस में पब्लिक मिलकर हर समस्या का समाधान निकाल सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।